I'm going to cover the 15th module of agronomy. So let's get started with the 15th module. तो देखिए आज 15th मॉड्यूल के अंदर हम इरिगेशन टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 15th मॉड्यूल है जो एग्रोनॉमी का, और इरिगेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए इरिगेशन का बैकग्राउंड, इरिगेशन की हिस्ट्री आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो इरिगेशन है ये वैदिक पीरियड से चला आ रहा है। इरिगेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ है, ग्रेजुअली डेवलप हुआ है फ्रॉम द वैदिक पीरियड टू द मॉडर्न एरा। ठीक है, अब किस तरह से ये वैदिक पीरियड से जो है ग्रेजुअली डेवलप हुआ है और मॉडर्न पीरियड तक आया, ये हम जानेंगे। देखिए जो एविडेंसेस मिलते हैं इस टाइम पे वो वैदिक पीरियड से मिलते हैं। वैदिक पीरियड से जब जो लोग थे वो डग वेल वाटर को यूज़ करते थे टू इरिगेट द क्रॉप्स। ठीक है, तो वेल का यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए। फिर इसी तरह से धीरे धीरे जब एंशंट हिस्ट्री से हम मेडिवल हिस्ट्री में आए, जब जो है बहुत सारे जो रूलर्स थे, ठीक है, जैसे छोला किंग थे, तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया द ग्रैंड एनिकट कैनाल, जो कि आपका कावेरी रिवर पे जो है कंस्ट्रक्टेड है, विच इज़ एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल फॉर द इरिगेशन वर्क। तो धीरे धीरे जो बहुत सारे रूलर्स थे जैसे छोलास किंग, मौर्यंस, इन सब ने क्या किया, इन सब ने जैसे इरिगेशन के ऊपर जो है वर्क करना स्टार्ट करा। तो ये मिडिवल हिस्ट्री के टाइम का, ये मिडिवल पीरियड है। मिडिवल पीरियड जिस टाइम पे रूलर्स थे जो रूल कर रहे थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्क करे। जैसे वीर नारायण टैंक और गंगाईकोंडा चोलापुरम टैंक जो है ये 10th सेंचुरी में जो है तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है अनंतराज सागर डैम जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है कंस्ट्रक्ट किया गया इन 13th सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये जो रूलर्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए और उन्होंने वर्क किया। फॉर एग्जांपल जो ग्रेट अशोका जो कि मौर्यंस से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी बहुत सारा वर्क जो है सोशल एंड जो है फार्मर्स के लिए जो है मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे इस तरह के वर्क जो है उन्होंने किए। तो जो इरिगेशन सिस्टम है वो ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, एंशियंट टू मिडिवल आया। फिर मिडिवल में देखिए जैसे मिडिवल से जब मॉडर्न टाइम में आया, मॉडर्न टाइम वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे। तो देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वर्क है उसको रेनोवेट करा, रीमॉडल करा, एग्जिस्टिंग जो इरिगेशन सिस्टम थे उनको जो है रेनोवेट करा, कुछ न्यू टेक्निक्स उनमें जो है डेवलप करी। और इस तरह से जो है जो इरिगेशन सिस्टम है वो हमारे एंशियंट हिस्ट्री से चला आ रहा है। इवन कहा जाता है जो सिविलाइजेशन फॉर्म हुए, जो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुए, जो इंडस सिविलाइजेशन जो था और जो नील नदी के बेसिन से जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए, उनका फाउंडेशन ही इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, इरिगेशन इसीलिए क्योंकि जो सिविलाइजेशन वहाँ पे स्टैब्लिश हुए वो वाटर के कारण ही हुए, जो क्योंकि जो रिवर थी वो उनके लिए एज अ रिसोर्स था। तो रिवर से जो है उन्होंने इरिगेशन सिस्टम डेवलप करे, अपने क्रॉप प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करा, रेयरिंग एनिमल्स का जो है एनिमल को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा। तो ये सिविलाइजेशन का फाउंडेशन ही वाटर है और इरिगेशन है। और इवन द सिविलाइजेशन केम टू एंड ड्यू टू द फेल इरिगेशन सिस्टम टू मेंटेन द क्रॉप प्रोडक्शन। और जो सिविलाइजेशन जब जो है ख़त्म हुए तो उनका रीज़न भी इरिगेशन था, मतलब फेल्ड इरिगेशन सिस्टम था जिसके कारण वो क्रॉप प्रोडक्शन को जो है मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि इरिगेशन जो है किस तरह से डेवलप हुआ। तो ये तो बात थी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड की, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जो इरिगेशन एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही रैपिडली जो है एक्सलरेट करी, और नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है आज की डेट में इंडिया में अंडर रनिंग है। मतलब बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं जो इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। और अदर प्रोजेक्ट्स भी जो है जो न्यू प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हर साल लॉन्च होते हैं, और हर साल इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, इरिगेशन के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी स्कीम भी गवर्नमेंट ने निकाली है, जैसे जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है वो इरिगेशन के रिगार्डिंग है।
तो ये सारी चीज़ें, ये वर्क जो है गवर्नमेंट करती हुई आ रही है इरिगेशन के लिए, ठीक है। और अभी आज की डेट पे कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में, दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, कृष्णा वैली, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं आज की डेट पे, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये कुछ हिस्ट्री और बैकग्राउंड है इरिगेशन का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इरिगेशन डेवलपमेंट की। देखिए इरिगेशन डेवलपमेंट जो कि 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, 5 ईयर प्लान जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होके हो गया है नीति आयोग, ठीक है। तो अभी भी कई बच्चे इसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, तो प्लानिंग कमीशन चेंज हो चुका है इनटू नीति आयोग। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखेंगे नीति आयोग के बारे में। अब देखिए जो 5 ईयर प्लान्स के अंदर जो डेवलपमेंट हुए 1951 50 टू 51 में जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया था, इट वाज 22.5 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। ये जो है आपका इस टाइम पे। उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद जो इरिगेटेड एरिया था वो इनलार्ज हुआ अप टू 26.2 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुअली जो है ये जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है वो बढ़ता गया। और जब 8th और 9th 5 ईयर प्लान जब चल रहा था या आने वाला था, तो उसमें एक्सपेक्ट किया गया जो इंक्रीज होगा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया में, इट विल बी 95 मिलियन हेक्टेयर एंड 105 मिलियन हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो इरिगेटेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में जो है इंक्रीज हो चुका है। ऑल्दो इट इज़ अ ओल्ड डेटा, बट जो न्यू डेटा होगा वो बहुत जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो करंट मॉड्यूल्स होंगे डेटा के उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो टिल देन यू कैन फॉलो दिस डेटा। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कितने जो 5 ईयर प्लान था इरिगेशन का एरिया जो है कितना था। कई बार डेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1951 टू 51 में कितना इरिगेटेड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया था, ठीक है। एएफओ में तो नहीं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो कॉमन एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपका ओल्ड डेटा है, ये मॉड्यूल में भी मैंने मेंशन किया है। जो भी डेटा मॉड्यूल में आपको प्रोवाइड किया गया है वो ओल्ड है, लेकिन जो अपडेटेड होगा वो बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और मॉड्यूल से अगर आपको पढ़ना है डेटा के रिगार्डिंग, तो आप मॉड्यूल से सारा ही डेटा पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, बैकग्राउंड के लिए। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है इरिगेशन के बारे में तो वो डेटा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो है अपडेटेड मिलता है तो अपडेटेड आप पढ़ेंगे, अपडेटेड को प्रेफरेंस देंगे, अपडेटेड डेटा को। पर एक बैकग्राउंड फॉर्म करने के लिए आप जो है इसे पढ़ सकते हैं मॉड्यूल से। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए क्लासिफिकेशन, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो चलते हैं वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर मेजर की बात करें, देखिए अगर मेजर जो है इट कवर्स कल्चरल कमांड एरिया मोर देन 10,000 हेक्टेयर। तो ये क्या करता है, मोर देन 10,000 हेक्टेयर जो है एरिया कवर करता है। और इसका जो कॉस्ट होता है अराउंड 5 करोड़ विच इज 50 मिलियन रुपीज इसका कॉस्ट होता है। अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम कवर करता है 2,000 टू 10,000 हेक्टेयर एरिया कवर करता है, और इसकी कॉस्ट होती है 25 लाख टू 5 करोड़। 25 लाख टू 5 करोड़ जो है इसकी कॉस्ट होती है। इसी तरह से माइनर जो होता है इट कवर्स द एरिया ऑफ अप टू 2,000 हेक्टेयर और लेस देन 2,000 हेक्टेयर। तो इसका जो कॉस्ट होता है वो अप टू 25 लाख होता है या लेस देन 25 लाख होता है, ठीक है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन भी कई बार नहीं आ पाता। आपको पूछा जा सकता है कि मेजर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका कितना एरिया कवर करता है या वो कितना एरिया कवर करता है। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं, ईजी की चीज़ें भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, पर उनका लैंग्वेज बहुत टिपिकल होता है। तो अगर आपको पता है मेजर, मीडियम, माइनर का जो एरिया है वो कितना होता है या कॉस्ट कितना होता है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू ऑप्ट द राइट आंसर। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट की। इंडिया में जो इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उनकी बात करते हैं। देखिए ये जो टेबल है आप इसको पढ़ सकते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा सिस्टम, कृष्णा डेल्टा सिस्टम है, नागार्जुन सागर डैम है, ठीक है। बिहार में देखिए गंदाला है,
पंजाब में वेस्ट जमुना और भाखरा नाकल जो कि सतलज पे है। गुजरात देखिए काकरापारी, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर है। और इसी तरह से देखिए महाराष्ट्र में भीमा जैकवाड़ी है, केरला में कलादा है और मुल्लाई पेरियर, ठीक है। कर्नाटक में देखिए घाटा प्रभा, और उड़ीसा में हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड जो कि महानदी में है। यूपी में देखिए अपर गंगा कैनाल और राम गंगा कैनाल जो है यूपी में। वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली। राजस्थान में देखिए राजस्थान कैनाल, और तमिलनाडु में मेट्टूर, ठीक है, परम्बिकुलम और पेरियर वही गई कावेरी डेल्टा में जो, ठीक है। तो ये कुछ जो है प्रोजेक्ट हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि अंडर रनिंग है इंडिया में और इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपर्पज़ हैं, बेसिकली इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे कुछ सिस्टम हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है इंडिया के वाटर बजटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाटर बजटिंग होता क्या है। देखिए वाटर बजटिंग इट इज़ बेसिकली अ टूल टू कैलकुलेट और मैनेज दी वाटर, ठीक है। तो वाटर बजटिंग जो है कैलकुलेशन का, वाटर मैनेजमेंट के कैलकुलेशन का जो है टूल इसे माना जाता है, और बेसिकली ये जो है एज अ टूल यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इट इज़ 328 मिलियन हेक्टेयर जो है इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है। उसमें जो एवरेज रेनफॉल होता है, एनुअल जो रेनफॉल होता है इट इज़ 1190 mm। 1190 mm जो है एनुअल रेनफॉल होता है। और अगर मिलियन हेक्टेयर मीटर में बात की जाए तो मिलियन हेक्टेयर मीटर में 392 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो है इसका रेनफॉल है, जिसमें कंट्रीब्यूशन स्नोफॉल का होता है 8 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो ये हो जाता है टोटल आपका 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ठीक है। तो ये जो है वाटर बजटिंग है। देखिए मॉड्यूल में वाटर बजटिंग के रिगार्डिंग और अदर डेटा, डिस्पोजल ऑफ रन ऑफ और लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न के रिगार्डिंग कुछ डेटा दिया गया है, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन नहीं किया है। उसका रीज़न है क्योंकि वो जो है थोड़ा पुराना डेटा है। जब न्यू डेटा जो है अपडेट कर दिया जाएगा तो उसके लिए आपको जो है करंट डेटा का मॉड्यूल विजिट करना पड़ेगा, और करंट डेटा के मॉड्यूल में वो डेटा आपको दिया जाएगा। तो वीडियो में इसलिए मेंशन नहीं किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो डेटा के रिगार्डिंग। तो वो डेटा जो न्यू डेटा होगा आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप मॉड्यूल से उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आउट ऑफ 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो रेनफॉल होता है इट्स लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन होता है सॉइल सरफेस से, ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट सरफेस से। तो देखिए 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो वाटर होता है वो आपका इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से लॉस होके जो है एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है। उसके बाद जो आपका 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर ऑफ जो वाटर होता है इट एक्चुअली फ्लोज एज अ सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर होता है, एक्सेस रिमूवल ऑफ वाटर होता है सरफेस रन ऑफ, ठीक है। तो देखिए एक 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर वाटर लॉस होता है थ्रू दी सरफेस रन ऑफ, ठीक है। और रिमेनिंग 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो वाटर होता है इट बेसिकली सोक्स डाउन इन दी सॉइल और इन्फिल्ट्रेट्स होता है, मतलब सॉइल प्रोफाइल में जो है ये एंटर कर पाता है अंडर 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए जो इंडिया में जो रेनी डेज होते हैं, एवरेज रेनी डे वो 130 रेनी डेज होते हैं एवरेज कंट्री में, जिसमें से 75 जो होते हैं वो इफेक्टिव रेनी डेज होते हैं, मतलब बेनिफिशियल होते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को, तो वाटर टेबल के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। अनदर जो आपके अराउंड 55 डेज जो होते हैं, जो रेस्ट 55 डेज होते हैं रेनफॉल के, वो बहुत ही शैलो रेनफॉल होता है, बहुत ही लाइट रेनफॉल होता है, जो कि इजीली इवेपोरेट हो जाता है सॉइल सरफेस से विदाउट इवन कंट्रीब्यूटिंग इनटू वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर में बिना किसी कंट्रीब्यूशन के, बिना किसी जो है सॉइल प्रोफाइल में ऐड हुए वो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है फ्रॉम दी सॉइल सरफेस। तो ये जो है आपका जो रेनफॉल होता है इसमें 75 डेज जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं रेनफॉल के। इसी तरह से जो
2.5 mm का जो रेनफॉल होता है या लेस देन 2.5 mm का जो रेनफॉल होता है, इट्स बेसिकली नॉट कंसीडर्ड अंडर दी वाटर बजटिंग। वाटर बजटिंग के अंदर जो है 2.5 mm के रेनफॉल को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये भी जो है सॉइल सरफेस से इजीली इवेपोरेट हो जाता है, और सॉइल प्रोफाइल में बेसिकली जो है ये कोई भी एडिशन, मतलब वाटर टेबल में जो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन ये नहीं कर पाता है। तो जो रेनफॉल है ग्रेटर देन 2.5 mm है तो ही इसे वाटर बजटिंग के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इन टर्म्स के बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ, सरफेस रन ऑफ। देखिए सरफेस रन ऑफ होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड कंडीशन में ही सॉइल जो है सरफेस रन ऑफ होता है। सैचुरेटेड कंडीशन का मतलब होता है कि जो सारे पोर्स हैं दे आर फिल्ड विद द वाटर, तो सॉइल जो है अब जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो जो वाटर होता है वो सरफेस से मूव करने लगता है, तो दैट इज बेसिकली सरफेस रन ऑफ। तो इसे कहा जाता है सरफेस रन ऑफ। और सरफेस रन ऑफ को जो है यूटिलाइज किया जा सकता है, सरफेस रन ऑफ वाटर जो होता है उसे यूटिलाइज किया जाता है इन टर्म्स इन रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर में उसे यूटिलाइज किया जाता है। तो रिजर्वॉयर में जो वाटर स्टोर किया जाता है वो कुछ इवेपोरेशन में जो है लॉस हो जाता है, और कुछ का इरिगेशन के लिए यूज कर लिया जाता है, या जो है ड्रिंकिंग वाटर एज अ ड्रिंकिंग वाटर भी जो है उसे यूज किया जाता है, मतलब प्यूरिफाई करके, फिल्टर करके। ठीक है, तो ये जो होता है आपका सरफेस रन ऑफ होता है। ठीक है, अब देखिए जो डिस्पोजल होता है सरफेस रन ऑफ का, जो वाटर होता है जिसका डिस्पोजल होता है थ्रू द सरफेस रन ऑफ, तो किस तरह से जो है उसका डिस्पोजल किया जाता है। देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया रिजर्वॉयर। ठीक है, रिजर्वॉयर में स्टोर किया जाता है, और दूसरा जो है ये पर्कोलेशन में लॉस हो जाता है, सीपेज में और इवेपोरेशन में लॉस हो जाता है। ठीक है, थर्ड जो है ये इट गोज टू सी। ठीक है, सी में जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, जो रिवर्स होती हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली, जो है ये आपका रिवर में या सी में जो है ये चले जाता है और इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है सरफेस रन ऑफ का डिस्पोजल जो होता है लैंड से। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सरफेस रन ऑफ। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ रोल ऑफ वाटर इन द प्लांट। देखिए रोल ऑफ वाटर इन द प्लांट जो है हमारा कॉन्सेप्ट है, बट अगर हम वाटर की बात करें तो इट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। विदाउट वाटर नो वन कैन बी सर्वाइव, इधर इज अ प्लांट और इधर इज एनिमल, ह्यूमन और एनीथिंग। तो हर चीज़ के लिए अर्थ पे जो है वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर नेसेसरी है फॉर लिविंग द लाइफ। बट यहाँ पे हम प्लांट के रिस्पेक्ट में से पढ़ेंगे, प्लांट के पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे कि वाटर, हाउ द वाटर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और डिफरेंट जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनमें जो पोर्शन होता है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट हम जानेंगे। देखिए अगर वाटर की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स जो होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंट अराउंड 80 to 90% जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो वाटर होता है। ठीक है, अब देखिए जो रोल ऑफ वाटर है उसके अगर फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो एपिकल पोर्शन जो होता है, रूट और शूट जो होता है, उसमें जो वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इट इज़ अराउंड आपका ग्रेटर देन 90%। ठीक, अप टू 90% या ग्रेटर देन 90%। जो स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें 70 to 90% होता है। अगर वुड्स की बात की जाए तो इसमें 50 to 60% होता है, एंड मैच्योर्ड पार्ट में 15 to 20%। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन में इट्स 15 to 20%। देखिए ये वेरी करता है आपका ग्रेन टू ग्रेन, और अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन की बात कर रहे हैं तो 15 to 20%। बट अगर जैसे मोस्ट ऑफ द ग्रेन की बात की जाए जैसे वीट, राइस, इनमें मोस्टली 10 to 15% जो है वो मॉइस्चर या वाटर होता है। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट जो पार्ट्स हैं प्लांट के उसमें जो है वाटर की जो कांस्टेंट होता है बेसिकली अराउंड 90% जो है वाटर जो है प्लांट में वाटर की जो है अवेलेबिलिटी होती है। इवन मोस्ट ऑफ दी जो प्लांट सेल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ दी प्लांट सेल्स जो होती हैं, ठीक है, तो वो जो होती हैं वाटर से कॉन्स्टिट्यूट होती है, वाटर जो है उनका कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है डिफरेंट पार्ट में है, और इसमें क्रॉप टू क्रॉप जो है ये वेरी करता है। अगर आप एग्जांपल दें लीफी क्रॉप्स का या वेजिटेबल क्रॉप्स का तो उनमें वाटर की जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। फ्रूट्स में
अगर मैं एग्जांपल दूं वीट, सोरगम, बार्ले का, तो इनमें जो है इनके जो स्टेम्स होते हैं उनमें अगर वाटर कंटेंट हो तो 60 to 70% जो है वाटर कंटेंट इनमें होता है। ठीक है, जब ये जो है ग्रीन स्टेज में होते हैं। जब जो है ये हार्वेस्टिंग की तरफ मैच्योर होने लगते हैं तो ये वाटर कंटेंट डिक्लाइन होने लगता है, अब ये जो है 5 to 10% तक डिक्लाइन हो जाता है। तो जो स्टेजेस होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप वेजिटेटिव स्टेज, अगर आप जो है ग्रीन स्टेज की बात करें प्लांट में, तो ग्रीन स्टेज के टाइम पे जो प्लांट में वाटर कंटेंट होता है इट इज़ ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और जब मैच्योरिटी की तरफ आएगा तो वहाँ पे जो है जो वाटर कंटेंट होता है वो डिक्लाइन होने लगता है। तो ये सारे जो हैं ये जो अमाउंट है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में होता है प्लांट के। अब देखिए वाटर इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए वाटर जो है वो प्लांट के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वाटर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स जो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है ट्रेवल करते हैं प्लांट में, सॉइल से जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर वर्क्स एज अ कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडली जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सब के लिए वाटर की प्रेजेंस होना जो है वो नेसेसरी होता है। ठीक है, थर्ड जो है वाटर जो है वो टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। प्लांट में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं या मैंने आपको बताया स्टोमेटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वहाँ पे भी वाटर का जो है क्रूशियल रोल होता है। ठीक है, अदर्स देखिए वाटर जो है आपका जो वाटर है वो सॉइल में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जो सॉइल में अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, प्लांट के रिगार्डिंग, प्लांट के पर्सपेक्टिव से जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो है एज अ एनर्जी सोर्स वर्क करता है वाटर, एज अ बूस्टर जो है वर्क करता है माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए। और जो मोबिलिटी होती है, जो न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी होती है थ्रू आउट द फील्ड, वो यूनिफॉर्मली जो अगर आप वाटर फील्ड में अप्लाई हो रहा है तो न्यूट्रिएंट भी जो है ट्रेवल करते हैं थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सॉइल। तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए ताकि वो जो है ईच एंड एवरी प्लांट के लिए जो है अवेलेबल हो पाए। ठीक है, तो ये तो कुछ थी फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। अगर हम इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें तो उसमें जो है जो वाटर होता है बेसिकली हेल्प्स टू मेंटेन दी सॉइल बैलेंस। सॉइल में जो है बैलेंस जो है वाटर करता है। अगर सॉइल में पीएच इंक्रीज हो रहा है या सैलिनिटी, एल्कलिनिटी जो है इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे भी वाटर जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है पीएच को मेंटेन करने में। अगर सैलिनिटी जो है सॉइल में हो रही है तो फ्लडिंग मेथड जो होता है इरिगेशन का वो अप्लाई किया जाता है फील्ड में ताकि लीचिंग हो और जो हार्मफुल सॉल्ट्स हैं वो लीच डाउन हो जाए। ठीक है, और देखिए ये जो है आपका जो वाटर है वो इन्फ्लुएंस करता है एटमॉस्फेयर और वेदर कंडीशंस को। ठीक है, ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द माइक्रोब्स एज आई टोल्ड यू, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पेस्ट और डिजीज़ जो है पेस्ट और डिजीज़ की पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। और जो है ये आपकी लिविंग बीइंग ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है, सपोर्ट करता है, मतलब इनकी एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है वाटर। So that is basically the importance of water in plant as well as for the living being. ठीक है, तो ये थे रोल ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न ऑफ द क्रॉप्स। मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन जो है प्लांट के थ्रू किस तरह से किया जाता है सॉइल से, उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात होगी तो इट विल बी रिलेटेड टू रूट्स, कि किस तरह से जो प्लांट्स में रूट्स होती हैं वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करती हैं थ्रू दी सॉइल। ठीक है, तो चलिए इसके डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए जो रूट जोन से जो मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट होता है, देखिए जो रूट्स होती हैं अगर डीप रूटेड प्लांट है तो वो जो है वाटर को सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर पाता है। वाटर टेबल जो होता है सॉइल में या सॉइल में एक लेयर्स के बाद जो है वाटर अवेलेबल होता है, तो जो डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं वो वाटर को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं और एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं सॉइल से। इसी तरह से जो शैलो रूटेड प्लांट्स होते हैं वो वाटर को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये हम आगे जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो शैलो रूटेड हैं या डीप रूटेड हैं, फाइब्रस हैं, किस तरह से हैं।
तो देखिए जो मॉइस्चर होता है रूट जोन में, वो 40% जो मॉइस्चर होता है वो आपका फर्स्ट क्वार्टर जो होता है रूट का, उससे जो है एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, रूट जोन के 40%। और जो 30% होता है वो सेकेंड क्वार्टर से एक्सट्रैक्ट होता है, एंड 20% फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर, एंड 10% फ्रॉम द लास्ट फर्दर क्वार्टर ऑफ द रूट जोन। तो इस तरह से जो है वाटर रूट जोन से डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वार्टर से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रूट्स पे डिपेंड करती हैं, रूट्स किस तरह की हैं, फाइब्रस हैं जो कि टैप रूट सिस्टम है, या जो है डीप रूट सिस्टम है, शैलो रूट सिस्टम है, सॉइल में कितने जो है डीप जो है जो रूट्स होती हैं वो स्टैब्लिश हैं। जैसे अगर एग्जांपल दूँ फ्रूट क्रॉप्स का या ट्री क्रॉप्स का, तो देखिए ट्री क्रॉप्स जो होती है बहुत ही डीप रूटेड होती हैं। ये देख आपने इनकी रूट्स देखी होंगी, बहुत ज़्यादा जो हैं ये आपकी स्प्रेड रहती हैं, वाइड होती हैं और बहुत ही डीप होती हैं, इवन स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये जो वाटर एक्सट्रैक्ट करती हैं डायरेक्टली सॉइल से वाटर को एक्सट्रैक्ट करती हैं और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है वाटर टेबल को यूज़ करती हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है कुछ जो रूट सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स के, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए स्पार्स रूट सिस्टम जो होता है ये वेजिटेबल क्रॉप्स में लाइक अनियन, पोटैटो, कैरेट, इनमें होता है। और ये क्रॉप्स जो है माइल्डली जो है सॉइल में स्टैब्लिश होती हैं। आपने देखा होगा जब आप पोटैटो के प्लांट को अगर डग आउट करते हो या हाथ से जो है इजीली पुल आउट कर देते हो, या अनियन का प्लांट है उसे भी इजीली जो है आप हाथ से पुल आउट कर देते हो। आपको हैवी मैकेनिकल मशीनरी की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, हैवी टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इजीली जो है आप इन्हें सॉइल से पुल आउट कर लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये जो सॉइल वाटर होता है इसे फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते, फुली जो है यूज नहीं कर पाते ड्यू टू दी स्पार्स रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत ही मॉडरेटली, बहुत ही लाइटली जो है सॉइल में स्टैब्लिश होते हैं। अब अगर बात की जाए फाइब्रस और डेंस रूट सिस्टम की, देखिए फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है ये वाटर को बहुत ही अच्छे से जो है फुली जो है यूटिलाइज कर पाता है, मच वाटर जो है ये एक्सट्रैक्ट कर पाता है सॉइल से, ठीक है। तो इसमें राइस, ग्रासेस, सोरगम, मेज, शुगर केन जो होते हैं ये वाटर को जो है सॉइल वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और जो है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। So it is fibrous. Now next one is moderately deep rooted. मॉडरेटली डीप रूटेड में मिलेट्स आते हैं। देखिए मिलेट्स जो ड्राई रीजन में आपके ग्रो किए जाते हैं, ये वाटर के लिए, ड्रॉट के लिए टॉलरेंट होते हैं, मतलब वाटर स्ट्रेस और ड्रॉट के लिए टॉलरेंट होते हैं। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया कि मिलेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है ग्रो करने के लिए। ग्राउंडनट, ग्राम्स, तो ये प्लांट जो होते हैं ये मॉडरेटली डीप रूटेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल वाटर को जो है इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और यूज कर पाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मीडियम लेवल का वाटर स्ट्रेस होता है, अगर वाटर की जो है वाटर का सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है या वाटर जो है वो वाटर स्कार्सिटी हो रही है, तो ये मीडियम लेवल तक का जो वाटर स्ट्रेस है या वाटर रिडक्शन है, सॉइल वाटर रिडक्शन है, उसे टॉलरेट कर लेते हैं। इसीलिए जो है इसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में मिलेट्स या ग्राम को जो है आपको प्रेफरेंस दी जाती है ग्रो करने के लिए। बेसिकली उन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट लेस होती है और जो ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्रॉप आती है वो डीप रूटेड सिस्टम। देखिए डीप रूटेड सिस्टम ये वेल स्टेब्लिश होती हैं इनकी रूट सॉइल में, और ये जो है जो वाटर होता है उसे बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है, बहुत ही अच्छे से जो है जो रूट्स होती है रूट जोन से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। तो इसमें मेज, शुगरकेन, सोरगम, ल्यूसन, कॉटन, पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही डीप जो है डीपली इस्टेब्लिश होते हैं सॉइल में। तो ये क्या है, मॉइस्चर को, जो रूट जोन में स्टोर्ड वाटर होता है उसे बहुत ही जो ज़्यादा जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मच वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप रूटेड सिस्टम। तो यहाँ पे जो है मॉइस्चर का यूज़ जो है ये क्रॉप अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इजीली कर पाते हैं। मतलब कुछ क्रॉप्स होती है जिनको आर्टिफिशियल इरिगेशन जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके वो जो है सॉइल वाटर को यूटिलाइज नहीं कर पाती, सॉइल वाटर को जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन वाटर की वहाँ पे देनी पड़ती है। बट अगर जैसे सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल है तो जो डीप रूटेड क्रॉप्स होती हैं वो सॉइल मॉइस्चर को यूटिलाइज कर लेती हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो अब्जॉर्प्शन होता है, जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हायर होता है कंपैरेटिवली शैलो रूटेड क्रॉप्स एंड लाइट रूटेड क्रॉप्स, ठीक है। तो देखिए ये थी डीप रूटेड क्रॉप्स।
अब अगर बात करें शैलो रूटेड क्रॉप्स की, तो देखिए शैलो रूटेड क्रॉप्स जो हैं उसमें राइस, पोटैटो, टमाटो जो है शैलो रूटेड क्रॉप्स में आते हैं। और देखिए यहाँ पे, अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो है फाइब्रस एंड डेंस। फाइब्रस एंड डेंस का मतलब होता है जो इनका वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। फाइब्रस होता है मतलब बहुत फैली हुई होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो शैलो और फाइब्रस में आप कंफ्यूज मत कीजिए, ये फाइब्रस है, ठीक है। तो देखिए जो शैलो रूटेड होती है, शैलो रूटेड क्रॉप्स जो होती हैं जैसे पोटैटो, टमाटो, राइस, ये लो लेवल का जो सॉइल वाटर रिडक्शन होता है, मतलब अगर वाटर की जो है स्कासिटी हो रही है, जो वाटर रिडक्शन हो रहा है, तो उसे जो है ये लो लेवल के वाटर रिडक्शन को टॉलरेट कर लेती हैं, ठीक है, मॉइस्चर स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेती हैं। तो दीज आर शैलो रूटेड क्रॉप्स। तो ये थी कुछ रूटिंग सिस्टम, जो रूट सिस्टम आपका डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में पाया जाता है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो है क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप मैंने आपको जो एग्रोनॉमी की क्रॉप्स पढ़ाई हैं उसमें मैंने हर क्रॉप में डिस्कस करा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज को सेंसिटिव स्टेज भी कहा जाता है। बेसिकली इसका जो रिलेशन है इट इज रिगार्डिंग द मॉइस्चर और वाटर से इसका रिलेशन है। देखिए ये स्टेजेस वो स्टेजेस होती हैं जिस टाइम पे प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होता है टू दी मॉइस्चर स्ट्रेस के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब इस टाइम पे प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पीक लेवल होता है वाटर रिक्वायरमेंट का। तो चलिए अगर नेक्स्ट बात, सबसे पहले बात करते हैं राइस की। देखिए राइस जो है एक सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप है तो इसका जो क्रिटिकल स्टेज है पेनिकल इनिशिएशन, हेडिंग एंड फ्लावरिंग, ये तीन इसके स्टेज जो हैं इसकी क्रिटिकल स्टेजेस हैं वाटर रिक्वायरमेंट की, मॉइस्चर स्ट्रेस की। मतलब इस टाइम पे अगर वाटर की जो वाटर सप्लाई जो है अगर वो फुलफिल नहीं की गई, वाटर रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं की गई, तो प्लांट कैन फेस दी वाटर स्ट्रेस और मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है, जिसका डायरेक्ट आपका जो इन्फ्लुएंस होगा, डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस करेगा वो क्रॉप प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। फाइन, तो दिस इज राइस। देखिए वीट में सी आर आई क्राउन रूट इनिशिएशन जो होता है वो आपकी जो कि 21 डेज आफ्टर 21 डेज शोइंग जो है इमर्ज होती है क्राउन रूट इनिशिएशन वीट में, वो आपकी क्रिटिकल स्टेज होती है, टिल्डरिंग एंड फ्लावरिंग। इसी तरह से सोरगम में, देखिए सोरगम में फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन होता है। मेज में देखिए मेज में टेसलिंग होती है, ठीक है, और ग्रेन फिलिंग। टेसलिंग एंड सिल्किंग दोनों होती है और फिर ग्रेन फिलिंग। देखिए रागी में प्रीमोडियल इनिशिएशन और फ्लावरिंग। तो ये कुछ सीरियल्स क्रॉप थी जिनका जो क्रिटिकल स्टेज है वो आपका ग्रेन फॉर्मेशन या फ्लावरिंग है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इस बार 2000 जो 18-19 का ईएफओ का एग्जाम था उसमें आपको पैक फॉर्मेशन पूछा गया था, तो जो कि ग्राउंडनट जिसका आंसर था। तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता है पर सेम टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन आने की जो है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो देखिए ऑयल सीड क्रॉप के बारे में बात करते हैं। ऑयल सीड में अगर ग्राउंडनट की बात की जाए तो फ्लावरिंग पैक इनिशिएशन और पेनिट्रेशन ऑफ पैक्स एंड पॉट डेवलपमेंट। देखिए सीसम में ब्लूमिंग टू मेच्योरिटी जो है वाटर रिक्वायरमेंट होती है। सनफ्लावर में 2 वीक्स बिफोर एंड आफ्टर दी फ्लावरिंग। देखिए सोयाबीन में ब्लूमिंग एंड सीड फॉर्मेशन। सेफ्लावर में देखिए फ्रॉम रोजेट टू फ्लावरिंग। एंड कैस्टर में देखिए फुल ग्रोइंग पीरियड में जो है इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ जो है क्रॉप्स हैं जिनके क्रिटिकल स्टेजेस हमने डिस्कस करी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी क्रिटिकल स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। देखिए कैश क्रॉप कॉटन की फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन। ठीक है, बॉल फॉर्मेशन बेसिकली जब कॉटन डेवलपमेंट होता है, फाइबर जब सीड कोट के बाहर जब फाइबर का फॉर्मेशन होता है, जो कॉटन होता है उसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज बॉल फॉर्मेशन। शुगर केन में देखिए मैक्सिमम वेजिटेटिव स्टेज, जो देखिए मैंने शुगर केन में आपको बताया था फॉर्मेटिव स्टेज जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है वाटर रिक्वायरमेंट की, क्रिटिकल स्टेज जिसे कहा जाता है फॉर्मेटिव स्टेज। टबैको में देखिए इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। अब वेजिटेबल्स की बात करें तो अनियन में बल्ब फॉर्मेशन टू मेच्योरिटी। टमाटो में देखिए फ्लावरिंग टू एंड फ्रूट सेटिंग। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग के टाइम पे जो है क्रिटिकल स्टेजेस जो इसकी फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग। ये चिलीज में जो है फ्लावरिंग, और कैबेज की अगर बात करें तो हेड फॉर्मेशन टू मेच्योरिटी। ठीक है,
तो ये सारी कैश क्रॉप एंड वेजिटेबल्स क्रॉप। अब बात करते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप की। देखिए लेग्यूम्स में अल्फा जो है इमीडिएटली आफ्टर कटिंग, अल्फा जो है इसमें कटिंग के बाद, जो कि हे क्रॉप के लिए, हे जो है एक फॉडर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और फ्लावरिंग फॉर सीडिंग क्रॉप, फ्लावरिंग के टाइम पे जो है उनके लिए जो सीड क्रॉप्स होती हैं। बीन्स का देखिए फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन। देखिए जो भी पॉड वाली जो क्रॉप्स होती हैं जिनमें पॉड डेवलपमेंट होता है, उनमें डायरेक्टली जो एक क्रिटिकल स्टेज होती है दैट इज पॉड फॉर्मेशन। चाहे आप पी की बात करें या बीन्स की बात करें, ठीक है, तो इनमें पॉड फॉर्मेशन जो है वो क्रिटिकल स्टेज होती है। ग्राम में भी जो ब्लैक ग्राम होता है उसमें भी पॉड फॉर्मेशन जो है क्रिटिकल स्टेज होती है। देखिए बीन्स में एक फ्लावरिंग एंड एक पॉड सेटिंग या पॉड फॉर्मेशन, एंड पी में भी फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन। देखिए कोकोनट, ये कुछ अदर क्रॉप्स है, इसमें नर्सरी स्टेज टू रूट इनलार्जमेंट। उसके बाद पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में ट्यूबरिशिएशन एंड मेच्योरिटी, ठीक है। बनाना में देखिए, बनाना में थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड जो है वाटर रिक्वायरमेंट होती है। बनाना जो है वो हैवी फीडर होता है, हैवी फीडर वाटर जो होता है बनाना के लिए हाई रिक्वायरमेंट होती है वाटर की थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। अब कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी में फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे जो है ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं वाटर की। तो देखिए ये कुछ जो है क्रिटिकल स्टेजेस हैं जो हमने डिस्कस करी, और ये सारी चीज़ें जो है मॉड्यूल नंबर 15 एग्रोनॉमी का जो 15th मॉड्यूल है उसके अंदर हमने डिस्कस करी हैं। तो चलिए जो मॉड्यूल नंबर 15 है इट हैज़ बिन कंप्लीटेड हेयर। हमने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं डिटेल में वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्रिटिकल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपको डेटा बताया गया है और जो आपको कुछ टर्म्स बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विल डिस्कस इट वेरी सून। सो टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।